हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रैक्टिस सीरीज़। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। इस टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। इसमें एमपी सेट के साथ साथ अदर स्टेट के सेट के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक या कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाइड्रोटिक एंजाइम्स अकर्स इन। हाइड्रोटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को हाइड्रोटिक एंजाइम के बारे में बताती हूँ। हाइड्रोटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो वाटर की हेल्प से बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इनका मेन यूज़ ये होता है कि सेल से वेस्ट, ओल्ड या डैमेज पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाइड्रोटिक एंजाइम लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स का पीएच 5 होता है जहाँ ये वर्क करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या एसिडिक ऑर्गेनल भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएज ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, लाइपेजेस लिपिड को, न्यूक्लियसेस आरएनए डीएनए को, और कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही नहीं होगा, क्योंकि गोल्गी ऑपरेटस जो होता है वो प्रोटीन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन का काम करता है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी बनाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लाइसोजाइम एक्सेप्ट। सभी स्टेटमेंट सही हैं लाइसोजाइम के बारे में, एक को छोड़ के। लाइसोजाइम के बारे में आपको बताऊं तो लाइसोसोम एक एंजाइम होता है, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ फाउंड इन टीयर्स एंड सलाइवा, बिल्कुल सही है, ये टीयर्स एंड सलाइवा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इट इज़ एन एंजाइम, ये भी सही है। ऑप्शन सी इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये बिल्कुल गलत है, एंटीबॉडी का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी इट इज़ डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सही है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होती है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इनमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये थोड़ी मोटी लेयर होती है। लाइसोजाइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो सभी ऑप्शन सही होंगे एक्सेप्ट ऑप्शन सी। So the correct option is option number C. Next one is RAN a protein which regulate the movement of macromolecule through the nuclear pore. RAN एक प्रोटीन है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करता है न्यूक्लियर पोल में। रैन एक रेस रेगुलेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, जीटीपीएस डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जीटीपी एंड जीटीपी से बंध कर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए है एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, गलत है, एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन बी है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है, यह एक जीटीपी और जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। ऑप्शन सी है जीएमपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी एएमपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी गलत है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग सच एज कॉल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू। कॉल्चिसिन एक ड्रग होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ता है, अर्थात डीपॉलीमराइजिंग करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम को मेटाफेज से एनाफेज में अलग करते हैं। अगर हम इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, क्रोमोसोम मेटाफेज में रुक जाएंगे, माइटोसिस स्टॉप हो जाएगी, सेल मेटाफेज अरेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए इनहिबिट माइटोसिस बट अलाउज साइटोकाइनेसिस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि कॉल्चिसिन जो होता है वो माइटोसिस को इफेक्ट करता है, साइटोकाइनेसिस को नहीं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में माइक्रोट्यूब्यूल की नीड नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस एक्टिन फिलामेंट पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इनहिबिट साइटोकाइनेसिस गलत है। ऑप्शन सी अलाउ माइटोसिस बियॉन्ड मेटाफेज, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स में कॉल्चिसिन का कोई रोल नहीं होता है। सो ये भी एक गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट। बहुत से एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इनएक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम जो होते हैं, जैसे जाइमोजन हो गया, प्रो एंजाइम हो गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए सिक्रेट होते हैं कि अगर उनको एक्टिव फॉर्म में सिक्रेट किया जाएगा तो वो उसी सेल के उसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसने उन्हें बनाया है, जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन को, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन को। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर ए, सेल प्रोटीन्स। और सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिक एसिड्स में इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, वो है भी तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जो है वो सेल प्रोटीन्स होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग सच एज कॉल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि वो क्वेश्चन आया था गुजरात 2K18 में, और ये जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है MH19 में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन आप फोर्थ क्वेश्चन का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी या जुड़े हुए। ऑप्शन ए ER एंड गोल्गी बॉडीज,
ये गलत ऑप्शन है क्योंकि ईआर एंड गोल्गी बॉडीज वेसिकल्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। बी है न्यूक्लियस एंड ईआर, ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस एंड ईआर डायरेक्ट ही जुड़े होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ईआर से जुड़ी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सी है गोल्गी बॉडीज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है क्योंकि ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स, ये भी वेसिकल्स के थ्रू जुड़े होते हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए पाया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी है ईआर में भी डीएनए नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी है राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें सर्कुलर बैक्टीरिया के समान डीएनए पाया जाता है जो कि मदर से इनहेरिट किया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं क्योंकि ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इज इनिशिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग द चेन लेंथ, किस अंगक में लंबी चेन वाले फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन चेन को छोटा करने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो पैरोक्सिसोम में होता है क्योंकि वहाँ पे जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन होते हैं वो जा सकते हैं, उसके बाद उसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना होता है जहाँ पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जा पाएंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन की जो इनिशिएशन होता है वो पैरोक्सिसोम में होता है। फैटी एसिड टूटकर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट जो होता है वो पैरोक्सिसोम में होता है और आगे की प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम में ये नहीं होता, माइक्रोसोम और गोल्गी में भी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बाइंड्स टू कैल्शियम ड्यूरिंग एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, कौन सी प्रोटीन है जो कैल्शियम से बाइंड होती है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के दौरान। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब नर्व सिग्नल आता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं जिसको बाइंड करता है कौन, ट्रोपोनिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोनिन। ऑप्शन ए है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का मेन वर्क होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करना और मायोसिन जो होती है वो एक्टिन प्लस एटीपी को बाइंड करती है, एक्टिन और एटीपी दोनों को बाइंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड ऑन द, न्यूक्लियर पोर्स के नंबर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर पोर का मेन वर्क जो होता है एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना और प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजना। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पोर एम्ब्रियोनिक सेल, सिक्रीटरी सेल, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है सरफेस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सरफेस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है कि। ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी ऑफ द सेल, बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा आरएनए बनेंगे तो न्यूक्लियर पोर्स के नंबर ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्हें साइटोप्लाज्म में भेजना होता है। ऑप्शन सी है डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, डीएनए कंटेंट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन डी है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पोर्स होंगे और छोटा है तो कम पोर्स होंगे। सो वी कैन गो विद आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लाइसोसोम अ कॉम्प्लेक्स ऑफ SNRNA प्रोटीन एंड प्री mRNA इज फाउंड इन। स्प्लाइसोसोम SNRNA प्रोटीन एंड प्री mRNA का कॉम्प्लेक्स होता है, यह पाया जाता है। तो स्प्लाइसोसोम जो होता है इसका मेन वर्क होता है प्री एमआरएनए से इंट्रॉन्स को हटाना और मैच्योर एमआरएनए को बनाना, इसको आरएनए स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। यह मेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उसमें स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the internalization of prokaryote by an ancestral eukaryotic cell for giving rise to the formation of an organelle is termed as। प्राचीन यूकैरियोटिक सेल द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लेना और उसे एक सेल ऑर्गेनल के रूप में फॉर्म करना क्या कहलाता है। तो आप लोगों ने इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है फैगोसाइटोसिस, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, सिर्फ इनगल्फमेंट होती है। ऑप्शन बी एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में अपटेक प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी है प्राइमरी इंडोसिम्बायोसिस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जब एक यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक को इनगल्फ कर लेता है और वह एक सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन डी है सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस, सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस में यूकैरियोटिक सेल को ही इनगल्फ करता है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सीक्वेंस विच अलाउज द रेसिडेंट प्रोटीन टू रिटेन इन ER ड्यूरिंग प्रोटीन टारगेटिंग। उस सीक्वेंस का नाम बताइए जो प्रोटीन लक्ष्यीकरण के दौरान निवासी प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए रखने की अनुमति देता है।
ईआर में रहने वाले प्रोटीन्स को वापस ईआर में रिटेन करने के लिए एक विशेष सिग्नल सीक्वेंस की आवश्यकता होती है, जिसे ईआर रिटेंशन सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल AKDEL होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी KKXX जो होता है वो ईआर मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए होता है, ना कि जो अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N-terminal matrix targeting sequences are recognized by which of the following during protein targeting to mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन टारगेटिंग के दौरान एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस की पहचान किसके द्वारा की जाती है? टिम का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। टॉम का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। टिम जो होता है वो 23 और 17 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और टॉम जो होता है वो 20 और 22 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो अपने सीक्वेंस के बेस पे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा आपको ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। जब किसी प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना होता है तो उसके पास एक विशेष एन टर्मिनल टारगेटिंग सिग्नल होता है। इस सिग्नल की जो पहचान होती है वो टॉम द्वारा की जाती है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टॉम 20 एंड टॉम 22 प्रोटीन जो होते हैं वो टारगेटिंग सीक्वेंस की डॉकिंग करते हैं और उसका ट्रांसफ़र करते हैं इनर मेम्ब्रेन में। इस प्रकार हमने आज 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। MP सेट 2017 में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। आप भी सही है ऑप्शन के अलावा अदर ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल में पढ़िएगा, जैसे मैंने आपको हर ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे यह पता चलेगा कि आपका यह टॉपिक कितना कंप्लीट है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।